ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डील करने वाली हूँ वो है ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन, है ना। मेरी तरफ से 5 स्टार है टॉपिक को, है ना, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है जो जनरली अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है ना। ये नाम जो ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन है किसने दिया था? ब्रैक्सटन हिक्स ने, ठीक है। इस पर्सन ने वो नाम इन्वेंट किया है, उसने ये बोला है ब्रैक्सटन 6 ने कि ये कॉन्ट्रैक्शन, उसने ये देखा कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जो कि मदर कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शंस को उसने नाम दे दिया है ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वेरी अर्ली वीक्स द यूट्रस अंडरगोस स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, है ना, स्पॉन्टेनियसली, मतलब एकदम से ऑनसेट उसका स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन अर्ली वीक्स में देखने को मिला था, लेकिन कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग बायमैनुअल एग्जामिनेशन, है ना। मदर को ये फील नहीं होता है, लेकिन अगर बायमैनुअल एग्जामिनेशन करने जाए अगर, है ना, विद द इंडेक्स फिंगर एज वेल एज द सेकंड फिंगर, तो अपन को क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शंस को नाम देते हैं अपन ब्रैक्सटन हिक्स। Then can be felt during the bimanual examination in the early weeks or during the abdominal palpation. Abdominal palpation के दौरान भी आपको contractions फील होते हैं। कैसे फील होते हैं? ऑलरेडी मैं एक बार पैल्पेशन में तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी अपन पैल्पेशन करते हैं तो यूट्रस का काउंटर जो है, आउटलाइन जो है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, इजंट इट। और क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस है। तो आपको पता है जब यूट्रस रिलैक्स फॉर्म में रहेगा तो उसके आउटलाइन को, उसके काउंटर को, है ना, अपन फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन कह रहे हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन जग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आउटलाइन को अपन फील कर पा रहे हैं। इसका मतलब यूट्रस जो है वो फर्म है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। तो कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग अ बायमैनुअल एग्जामिनेशन इन द अर्ली वीक्स एंड ड्यूरिंग द एब्डोमिनल पैल्पेशन when uterus feels firm, है ना, फर्म फील होता है यूट्रस, ठीक है, एट द मूवमेंट एंड सॉफ्टर इन अनदर मूवमेंट, है ना। तो एक बार अपन जब फील करेंगे पर एब्डोमिनली तो अपन हार्ड फील होगा, दैट मींस उसमें कॉन्ट्रैक्शंस है। और थोड़ी देर बाद अपन वापस फील करने की कोशिश करेंगे तो फिर से हमको आउटलाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यूट्रस जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस को नाम दिया गया है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया इट इज स्पॉन्टेनियस, द कॉन्ट्रैक्शन में बी एक्साइटेड बाय रबिंग ऑफ यूट्रस आल्सो, है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस को अपन यूट्रस को हल्का सा मसाज दोगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को अग्रवेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं या चालू करवा सकते हैं ओनली बाय रबिंग द हैंड्स ऑन द यूट्रस और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट फीचर्स क्या है? अब ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन के फीचर्स है कि इररेगुलर है ना। अपन कहते हैं रेगुलरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बोलते हैं ना। अब मैं तुमको ये बताना चाहूंगी कि ये रेगुलरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। अपन कहते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो इंटरवल है उसको अपन डिफाइन कर पा रहे हैं तो मतलब ये रेगुलर है ना। और जब एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच के इंटरवल को अपन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज इररेगुलर, है ना। अगर हम बोलूं कि एक कॉन्ट्रैक्शन आया उसके आधे घंटे बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आया, इसका मतलब ये रेगुलर है। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पेशलिटी है, उसकी फीचर है कि वो इररेगुलर, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा इसके बारे में अपन पता नहीं कर सकते हैं या बता नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब वो इररेगुलर है। दूसरी, इट इज इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट मतलब अगर मैं बोलूं एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 5 सेकंड का आया और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अगले आधे घंटे बाद 5 सेकंड का आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो 5 सेकंड का था, आधे घंटे या 1 घंटे बाद या पता नहीं सकते कि कब आएगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, और इवन जो कॉन्ट्रैक्शन वो कितने देर के लिए लास्ट होगा इसको भी अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो दैट मीन्स इट इज इनफ्रीक्वेंट। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये पेनलेस है, जैसे मैंने बताया मदर की कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है, ठीक है, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो तुमको पता है अर्ली प्रेगनेंसी में अगर डायलेटेशन होगा तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, इजंट इट। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस डायलेटेशन लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये लेबर पेन है, और फिर इसकी जो फीचर्स है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन की स्पेशलिटी ये है कि भले ही फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है, इररेगुलर है, और ऑब्वियसली जब अपन पीवी करके देखेंगे तो सर्विक्स जो है वो बनी हुई है, चिपकी हुई है, बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये सारे फीचर्स है, मेनली इट इज इररेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, स्पास्मोडिक। एक फीचर और है जो मैं लिख रहा हूं, यस, स्पास्मोडिक, स्पैज्म के साथ आता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, एज वेल एज विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। जब ये पांचों फीचर्स कंबाइन होते हैं तो इसको अपन कहते हैं ब्रैक्सटन 6 कॉन्ट्रैक्शन। अब ऑब्वियसली जैसे मैं बताया तुम लोग को, पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, है ना, पेशेंट की कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है ये,
एंड इंट्रा यूट्राइन प्रेशर जो होता है दैट रिमेन्स बिलो 8 mm ऑफ एच, इसका मतलब यूट्रस जो है बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में है ना, और उसके इंट्रा यूट्राइन प्रेशर जो है वो भी कम देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली नियर टर्म इट बिकम्स फ्रीक्वेंट, रेगुलर, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी एंड प्रोड्यूसेस डिस्कम्फर्ट, तो इसको अपन नाम दे देते हैं लेबर पेन का। तो सिंपल सेंस में अगर मैं बोले जाऊं, कोई यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है पूरी प्रेगनेंसी में कि वो लेबर में पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, कि अपन कह सकते हैं जो चीज इरेगुलर थी वो लेबर के दौरान रेगुलर हो जाएगी। इसका मतलब अपन डिफाइन कर पाएंगे कि एक पेन का इंटरवल और दूसरे पेन का इंटरवल जो है वो वेल डिफाइंड है, आधे घंटे के बाद आएगा, 15 मिनट के बाद आएगा, 10 मिनट के बाद आएगा, 5 मिनट के बाद आएगा, या 5 सेकंड के बाद आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इनफ्रीक्वेंट, जो कि बाद में चल के लेबर पेन का रूप लेगा तो वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा। मैं कहूंगी 1.5 मिनट का पेन आ रहा है, 2-2 मिनट का पेन आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर पा रही हूं। नेक्स्ट, पेनलेस, अगर मैं बोल रही हूं तो वहां पे पेनफुल लेबर पेन होता है, तो वो ये भी पता है, और क्योंकि वो पेनफुल होता है तभी बच्चा नीचे धकेला जाता है ना, और प्रॉपर्टी ऑफ रिट्रैक्शन जो कि यूट्रस रिगेन कर पाती है। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, स्पास्मोडिक भी रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली डायलिटेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ये भी तुमको पता है। लेबर पेन में जब जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे डायलेट होगा सर्विक्स, और जैसे डायलेट होगा वैसे वैसे बच्चा नीचे खिसकेगा एंड इट विल कम आउट फ्रॉम दी सर्विक्स माउथ, इजंट इट? नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब ड्यूरिंग ये कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जनरली क्या होता है, देयर इज अ, आपको पता है जब जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब तब क्या होगा, ऑक्लूजन होगा, किसका? यूट्राइन वेन्स का, इजंट इट? और पार्शियल ऑक्लूजन होगा यूट्राइन आर्टरीज का, इजंट इट? क्योंकि वहां पे ऑक्लूजन हो रहा है तो फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिलता है ना, और ऑब्वियसली फीटल हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फीटस जो है वो अटैच है किससे? प्लासेंटा से, है ना, प्लासेंटा से अटैच्ड है। प्लासेंटा में इनसफिशिएंसी देखने को मिली किसकी? ब्लड सप्लाई की, और इसके कारण जो फीटस है वो लैंड अप होगा इनटू फीटल हाइपोक्सिया। तो अपन ये बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिसीड बैक होगा तो फीटल हाइपोक्सिया वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। अपन कहते हैं कि फीटल हाइपोक्सिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये कोइंसाइड करता है किससे? कॉन्ट्रैक्शन से। क्या? ऑब्वियसली द कॉन्ट्रैक्शन से फीटल हाइपोक्सिया कोइंसाइड करता है। जब जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे फीटल को हाइपोक्सिया, जब कॉन्ट्रैक्शन रिसीड बैक हो जाएगा तो हाइपोक्सिक स्टेट जो है वो वापस रीगेन हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द इस्थमस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन इस्थमस, ठीक है। क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द isthmus undergoes hypertrophies, elongates and about 3 times its original length, है ना। isthmus आप लोग को पता है, isthmus में मैंने बताया था, it will connect the body of uterus to the cervix, और आप लोग को पता है isthmus के बाद जनरली सर्विक्स चालू हो रहा है, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, है ना। तो isthmus जो है वो भी अपने आप को एलोंगेट करेगा, क्योंकि हाइपरट्रोफी ना केवल कन्फाइंड है टू द बॉडी ऑफ यूट्रस बल्कि isthmus में भी, है ना, इवन सर्विक्स, है ना। तो isthmus जो है वो भी अपने आप को इलोंगेट करेगी, और इलोंगेट ये लोग बोल रहे हैं 3 टाइम्स ज्यादा इलोंगेट होगी, है ना, ओरिजिनल लेंथ से 3 टाइम्स ज्यादा इलोंगेट होगी, और जैसे जैसे इलोंगेट होगी वैसे वैसे सिलेंड्रिकल हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। फिर एक लेवल ऐसा आएगा जब तक वो फोल्डेड थी, ऐसे फोल्डेड थी, वो धीरे धीरे खुलेगी, खुलने के बाद वो धीरे धीरे इतनी खुली और फाइनली वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट से जाके मर्ज हो जाएगी। ऐसी मर्ज होगी, ऐसे खुल जाएगी कि अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, कि कौन सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी लोअर यूट्राइन सेगमेंट है और isthmus कहाँ है और सर्विक्स कहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है, फिर से मैं कह रही हूँ, प्रेगनेंसी प्रिपरेशन प्रोसेस है ना। तो अपन कह सकते हैं प्रेगनेंसी प्रिपरेशन कहाँ से चालू हुई? इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से, है ना। तो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अपन कह सकते हैं कि अनफोल्डिंग ऑफ isthmus देखने को मिलता है। वो क्यों इलोंगेट हो रही है? वो इलोंगेट इसलिए हो रही है क्योंकि इसको मर्ज हो रहा है धीरे धीरे यूट्राइन, लोअर यूट्राइन सेगमेंट से, और फाइनली सर्विक्स भी धीरे धीरे अपने आप को अनफोल्ड करके मर्ज हो जाएगी लोअर यूट्राइन सेगमेंट से, और अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे वो मर्ज होगी वैसे वैसे इंटरक्लोज जो अब तक क्लोज थी वो खुल जाएगी। खुलते से अपन कह सकते हैं कि ये लेबर पेन चालू हो चुका है, isn't it? पर अब प्रोसेस ऑफ डिलीवरी चलेगी, isn't it? तो ये पूरा जो प्रेगनेंसी में हो रहा है दैट इज ओनली प्रिपरेटरी फेज। किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? यूट्रस। किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? isthmus। किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? सर्विक्स फॉर द लेबर, है ना। तो यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो isthmus अपने आप को इलोंगेट कर देगी, 3 टाइम्स ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, हाइपरट्रोफी हो जाएगा, 3 टाइम्स इलोंगेशन देखने को मिलेगा, अनफोल्ड हो जाएगा और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ जाके मर्ज हो जाएगा, है ना। तो
इट बिकम्स सॉफ्टर, क्योंकि वो सॉफ्ट हो रहा है इसलिए वो अनफोल्ड होगा, ठीक है। एंड विद द एडवांसिंग प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक्स, 12 वीक के बाद क्या होगा, इट्स प्रोग्रेसिव अनफोल्ड्स फ्रॉम अबव, धीरे धीरे वो अनफोल्ड होगी फ्रॉम अबव, जैसे मैंने बताया था यू धीरे धीरे खुलेगी और फाइनली वो ऊपर जाके मर्ज हो जाएगी, isn't it? Unfolds progressively, unfolds from above downward until it incorporates, that is merge होने को कहते हैं incorporation, ठीक है, incorporates into lower uterine segment, ठीक है, या uterine cavity. Circulated muscle fibers are present. अब तुम लोग को ये भी पता है, मैंने muscle fibers में तुम लोग को सिखा रखा है कि जहां जहां तुमको ओस दिखेंगे, जहां जहां तुमको ओपनिंग्स दिखेगी, वहां वहां तुम लोग को सर्कुलर मसल फाइबर्स दिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ओपनिंग है ना, इंटरनल ओस, है ना। तो इसकी जस्ट ऊपर अपन कह सकते हैं सर्कुलेटरी मसल फाइबर्स देखने को मिलता है, जो कि स्पिंस्टर्स लाइक एक्शन है ना। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी मसल फाइबर्स जो है, जो कि स्पिंस्टर एक्शन लेके आता है, वो देखने को मिलता है अपन को। एंड spinsters like in early pregnancy and thus helps in retaining the fetus. तो ये जो spinster like action है, ये क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा fetus को within the uterus, isn't it? तो जस्ट ऊपर इंटरनल उसकी जस्ट ऊपर क्या है, सर्कुलेटरी मसल फाइबर्स, जो कि स्पिंस्टर एक्शन रखते हैं और रिटेन करके रखता है fetus को पूरी प्रेगनेंसी में, है ना। फिर लेटर ऑन कह सकते हैं कि और ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे इलॉन्गेशन होते जाएंगे और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जब अपन कह सकते हैं कि लेबर पेन चालू हो चुका होगा, isn't it? तो ये स्पिंस्टर एक्शन जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे लूजन अप हो जाएगा और फाइनली इंटरनल खुला और बच्चा एक्सपेल आउट होगा, है ना। ये तो लेटेस्ट स्टेज की बात है, जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल स्टेज की बात है। लेकिन अगर इन केस अर्ली प्रेगनेंसी में ये सर्कुलर मसल फाइबर्स जो कि इंटरनल के ऊपर जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ये अगर मसल फाइबर्स जो है सर्कुलेटरी मसल फाइबर्स वो अपना स्पिंस्टर एक्शन खो दे, है ना, तो जो उसकी फंक्शन है, क्या फंक्शन बताया मैंने, रिटेन करके रखने का पावर। तो ये जो फीटस रिटेन करके रखने का पावर जो है वो लूजर अप कर दे, तो अब फीटस अंदर बना जाएगा क्या, नहीं, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो एक्सपेल आउट होने से अपन क्या कहते हैं कि अबॉर्शन हुआ है, isn't it? तो अबॉर्शन जैसी जो कंडीशन है, जो कि हो सकता है कि मिड ट्राइमेस्टर में अकर हो जाए बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स। तो इस स्पिंस्टर एक्शन को रीगेन करने के लिए अपन कह सकते हैं कि कुछ कुछ मदर अंडरगो करती है, किसको, एनसेफलेज ऑपरेशंस को। क्यों, क्योंकि उनके मसल फाइबर्स खराब हो चुकी हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं अपन, इंटरनल ओस के जस्ट ऊपर, माउथ के ऊपर सिलाई करते हैं। दो टाइप की स्टिचेस होते हैं, जिसको कहते हैं मैकडोनल्ड स्टिच और शिरोडकर स्टिच, जो कि आपको अबॉर्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये स्टिचेस करते हैं और ये एनसेफलेज ऑपरेशन के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी से खोई थी, रिटेन करने की प्रॉपर्टी, है ना, स्पिंस्टर्स लाइक प्रॉपर्टी, वो वापस रीगेन हो जाएगी बाय एडवांसिंग प्रेगनेंसी। हैव यू अंडरस्टूड? लेटर ऑन डिपेंड करता है कि स्टिच कौन सा लगाया, अगर वो ऑब्जर्वेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो स्टिच को अपन रिमूव करके फाइनली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द लेबर। हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इस्थमस एनाटॉमिकल स्टेज पे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे ऐसा दिखाई देता है। फाइनली देयर इज इलॉन्गेशन, अपन कह सकते हैं इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। और ये इलॉन्गेशन हुआ, ये इलॉन्गेशन देखने को मिलता है। ये इलॉन्गेशन क्यों हुआ है जनरली? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ hormones of pregnancy, especially progesterone. Have you understood? Okay.